ये स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद के क्लास 10th के एनसीईआरटी क्वेश्चंस बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले भी काम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। पहले तो क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए कि जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म की जो ग्रोथ है, राष्ट्रवाद की जो भावना थी, उसकी जो ग्रोथ थी कॉलोनीज में, वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से क्यों जुड़ी हुई है। जो ऐसे मूवमेंट्स थे, कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, नीचे आप जैसे पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर्स हमने लगाई हैं। कॉलोनियलिज्म का मतलब जो अंग्रेज लोग, कोई एक ऐसा ग्रुप जो दूसरे ग्रुप पर डोमिनेट करता है, ठीक है, अपना शासन हासिल कर लेता है, वो उसे उस प्रोसेस को कॉलोनियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो अंग्रेज जो है वो दिख रहे हैं, जो हमारे राजा महाराजा उनको झुकाते हुए दिख रहे हैं ना, सब राजा महाराजा झुके हुए उनके आगे अंग्रेजों के। यहाँ पर देखोगे तो एक फैमिली है, अंग्रेज फैमिली है, फादर हैं, उनके चाइल्ड चिल्ड्रन हैं, मदर हैं, उनके आसपास देखोगे तो जितने नौकर हैं वो सब इंडियंस हैं, है ना, वो सब इसी को कहते हैं कॉलोनाइजेशन। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कॉलोनीज में नेशनलिज्म की ग्रोथ कैसे हुई और लिंक क्यों है वो पूछा है। ठीक है, तो उपनिवेशवाद कॉलोनाइजेशन को कहते हैं। कॉलोनाइजेशन अफेक्टेड पीपल्स फ्रीडम। देखो आंसर कैसे स्टार्ट हो रहा है, कॉलोनाइजेशन ने लोगों की फ्रीडम, लोगों की जो आजादी थी, लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित किया। ठीक है, और राष्ट्रवादी भावनाएं, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स, साम्राज्यवादी वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष के प्रक्रिया के दौरान बढ़ी। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियल डोमिनेशन, जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी, नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी, सेंटिमेंट्स थे, वो जब ये डोमिनेशन शुरू हुआ, लोगों ने, अंग्रेजों ने डोमिनेट करना शुरू किया, ठीक है, अपना शासन व्यवस्था बढ़ाना शुरू करी, तब ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी ये बढ़ना शुरू हो गई। द सेंस ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन बिकेम अ कॉमन बॉन्ड फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, जो सेंस था, जो ये मानना था, उत्पीड़न और शोषण, ठीक है, ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं उत्पीड़न और शोषण, शोषण करना किसी को, ठीक है, सोशली एक्सप्लॉइट करना की जो भावना थी, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के लिए एक आम बंधन में बन गई, क्योंकि लोगों के लिए आम हो गया था, वो उनके साथ शोषण हो रहा था, अंग्रेज उन्हें मारते पीटते थे, काम करवाते थे, उनके साथ वो नॉर्मल बात हो गई थी। और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी आदर्शों एंड दिस रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट आइडियल्स, और इससे क्या हुआ, राष्ट्रवादी आदर्श बढ़ना शुरू हो गए। इस प्रकार उपनिवेशों में राष्ट्रवाद का विकास उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों से जुड़ा हुआ। दस ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इज इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जो भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स हैं वो इससे लिंक हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। जितने भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाए गए, आप अगर नेशनलिज्म इंडिया बात करोगे, जितने भी गांधी जी ने सब जब मूवमेंट चलाई, क्या थे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ही तो थे। सत्याग्रह हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, सॉल्ट मार्च, जितने भी सब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, इससे क्या हुई, नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म वो बढ़ गई ना, तो इसीलिए लिंक है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, तो पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडिया। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध से क्या क्या चीजें हुई। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, द ब्रिटिश आर्मी कंडक्टेड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट फ्रॉम रूरल एरियाज इन इंडिया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तब जो ब्रिटिश सेना थी उसने क्या किया, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के इलाकों से जबरन भर्ती शुरू कर दी थी। कोई भी मिलता था भर्ती करते थे, आर्मी में चलो, हमारे लिए काम करो, सेना में काम करो, किसी को भी भर्ती कर लेते थे जबरन। टू फाइनेंस द डिफेंस एक्सपेंडिचर, तो अब डिफेंस के एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। ठीक है, अब जब डिफेंस बनाओगे, हथियार, लोग, उनको तनख्वाह दोगे, कुछ भी दोगे, थोड़ी बहुत भी दोगे, तो उसका एक्सपेंडिचर तो होगा, खर्चा तो होगा। हाई कस्टम ड्यूटीज बहुत हाई थी, टैक्स लगता था। ठीक है, रक्षा व्यय को वितरित करने के लिए उच्च सीमा शुल्क, सीमा पे जो शुल्क लगता है, टैक्स लगता है, ठीक है, वो लगता था, और आयकर लगाए गए। ठीक है, इनकम टैक्सेस वर इम्पोज, बहुत सारे इनकम टैक्सेस लगा दिए गए थे लोगों के ऊपर। ऑल्सो ड्यूरिंग 1918 to 1919 एंड 1920 to 21, 1920, 21, 18, 19 में क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में क्रॉप्स फेलियर हुआ, जो जितनी फसलें थी वो खराब हो गई थी बहुत सारे कारणों से।
देयरबाय रिजल्टिंग इन एक्यूट फूड, उससे क्या हो गया, फूड शॉर्टेज हो गया, खाने की कमी हो गई, ठीक है, खाने की कमी हो गई, जिसके परिणाम तीव्र खाद्य संकट पैदा हो गया, खाद्य संकट पैदा हो गया। ऑल दिस कॉज्ड एक्सटेंसिव एंगर एंड अपोजिशन अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इससे क्या हुआ, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ, ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ बहुत ज्यादा व्यापक क्रोध और विरोध होना शुरू हो गया लोगों के अंदर, और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एक मजबूत अधिक निश्चित दिशा की ओर बढ़ गया। एंड द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया हेडेड टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर मोर डेफिनेटेड डायरेक्शन। इस वजह से यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ऐसे नेशनल मूवमेंट को बढ़ने में मदद करा। क्या हुआ, मेन पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, छोटे छोटे पॉइंट्स में आंसर दे रखा है। क्या हुआ, फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ, जबरन भर्ती हुई, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जबरन भर्ती, हिंदी में जबरन भर्ती करी गई। ब्रिटिश आर्मी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम रूरल इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। दूसरा, फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ा, ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ा, फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए सब, हाई कस्टम ड्यूटीज लगाई गई, ठीक है, टैक्स लगाए गए, इनकम टैक्सेस लगा दिए गए, ठीक है, कर लगा दिए गए, इम्पोज टू फंड और एफर्ट, जिससे वो क्या कर सकें, जो लड़ाई में खर्चा हो रहा है उसको वो पूरा कर सकें, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया, ठीक है, क्रॉप फेलियर हो गया, खाद्य संकट पैदा हो गया, ठीक है, 1920-21 में वाइड स्प्रेड क्रॉप फेलियर हुआ इंडिया में, जिसकी वजह से क्या हो गया, फूड शॉर्टेजेस हो गए, ठीक है, खाने की कमी हो गई, क्रॉप फेलियर लेड टू अक्यूट फूड शॉर्टेज, खाने की कमी। और फिर पब्लिक, इस वजह से क्या हुआ, पब्लिक एंगर बढ़ना शुरू हो गया, लोगों में गुस्सा क्रोध बढ़ना शुरू हो गया। दीज हार्डशिप्स फ्यूल्ड एक्सटेंसिव एंगर, और उसके बाद क्या हुआ, अपोजिशन बढ़ना शुरू हो गया, अपोजिशन बढ़ने लग गया लोगों में कि अब इनका अपोज करो, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये था, अपोजिशन ग्रो होना शुरू हो गया। ये कुछ पॉइंट्स अगर आप इन पॉइंट्स में याद करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, बाकी तो लिख ही लेंगे, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई इंडियंस वर आउटरेज्ड बाय रॉलेट एक्ट। इंडियंस को रॉलेट एक्ट क्यों नहीं पसंद था, रॉलेट एक्ट से वो क्यों परेशान थे, नाराज क्यों थे, देखो, द रॉलेट एक्ट पास्ड इन 1919 बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। कब निकाला गया था, 1919 में भारत में लागू किया गया था, अधिनियम पारित हुआ था। अलाउड देम टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल। रॉलेट एक्ट के अंडर जो ब्रिटिशर्स थे, जो आर्मी थी, उसको क्या ये जो उनको एक पूरा अधिकार दे रखा था फालतू का कि आप किसी को भी बिना मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रायल। इंडियंस वर आउटरेज्ड बिकॉज इट टुक अवे देयर बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम। और इंडियंस ने इस भारतीय इससे क्यों नाराज हुए, क्योंकि उनकी इससे आजादी छीन ली जा रही थी, किसी को भी मतलब अंदर बंद कर दे रहे हैं, जेल में डाल दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इमेजिन, अब लिखा हुआ है आंसर बनाने का तरीका देखो, इमेजिन बीइंग अरेस्टेड एंड पुट इन जेल विदाउट हैविंग अ चांस टू डिफेंड योरसेल्फ इन अ फेयर वे। भाई आप खुद सोच सकते हैं कि आप क्या बीतेगी आपके ऊपर कि आपको अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, बिना किसी चांस के, आपको डिफेंड करने का चांस भी नहीं दिया जा रहा है कि आप अपने आप को डिफेंड कर सको या अपने बारे में बोल सको कि आपने किया है कि नहीं किया है जुर्म। मतलब आपको जेल में डाल देगा, कुछ भी पूछा नहीं जा रहा, जेल में हो आप, तो गलत होगा ना। दिस मेड मैनी इंडियंस एंग्री। इससे बहुत सारे भारतीय गुस्से में आ गए, नाराज हो गए, एंड लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। और इससे क्या होने लगा, प्रोटेस्ट होने लग गया, मतलब कानून के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया, विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। People wanted the right to a fair trial and didn't like the idea of being treated unfairly by the British government. फिर लोग क्या चाहते थे कि उनको right to a fair trial, मतलब उनको उनकी निष्पक्ष सुनवाई हो। अगर उन्हें जेल में डाला जा रहा है किसी वजह से तो उनकी सुनवाई हो, तो क्यों डाला जा रहा है, क्या कारण है, उन्होंने क्या किया है, ये पहले सुना नहीं जाता था, तो इसलिए वो गुस्सा थे, तो वो यही सब चाहते थे। तो इसीलिए रॉलेट एक्ट के खिलाफ भारतीय आ चुके थे, ठीक है। नीचे देख रहे हैं गांधी जी बैठे हैं, रॉलेट एक्ट का चल रहा है पूरा करना, रियल फोटो है ये, ठीक है, गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं। देन आता है अगला क्वेश्चन, व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों विथड्रॉ करने के लिए क्यों डिसाइड किया, मतलब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय क्यों लिया, क्यों वापस लेना चाहते थे। अब यहाँ पर दो एस्पेक्ट हमने रखे हैं, या तो अगर 4-5 मार्क्स में आ रहा तो आप ऐसे लिखेंगे, और 2-3 मार्क्स में आ रहा तो ये 4 पॉइंट में लिख देंगे, ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को बना के लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, पॉइंट जरूरी नहीं है आप ऐसे लिखो, कैसे भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चौरी चौरा इंसिडेंट एक, तो ठीक है, द मूवमेंट टुक अ वायलेंट टर्न। जो मूवमेंट था, ठीक है, जो आंदोलन था
उसने एक वायलेंट, एक बहुत ही गुस्सावर टर्न ले लिया था, ठीक है। इससे क्या वायलेंस होना शुरू हो गया था, लड़ाई दंगा शुरू होने लग गया था चौरी चौरा में, उत्तर प्रदेश में हुआ है चौरी चौरा। वेयर अ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स, जहां एक प्रोटेस्टर्स जो आंदोलन करने वाले लोग थे, प्रोटेस्टर्स थे, उनके एक ग्रुप ने क्लैश्ड विद द पुलिस, वो पुलिस के साथ भिड़ गए थे, ठीक है, मुठभेड़ हो गई, लीडिंग टू द डेथ ऑफ सेवरल पुलिसमैन, इसमें बहुत सारे पुलिसमैन मारे गए और कुछ प्रोटेस्टर्स भी मारे गए थे। इन रेस्पॉन्स, और इसके रेस्पॉन्स में गांधी जी ने क्या किया, फेल्ट दैट नॉन वायलेंट प्रिंसिपल्स वर कंप्रोमाइज्ड एंड ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट एज अ वे टू अवॉइड फर्दर ब्लडशेड। तो गांधी जी ने क्या किया कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो बहुत सारा खून बहेगा लोगों का, बहुत लोग लड़ेंगे, तो इसको वापस ले लेते हैं। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण था रीअसेसिंग नॉन वायलेंस, ठीक है। गांधी वॉज डीपली कमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन, जैसा कि हम सब जानते हैं गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंस के पक्ष में थे, वो अहिंसा के पक्ष में थे, हिंसा के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। द वायलेंट इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा मेड हिम क्वेश्चन द रेडीनेस ऑफ द मासेस टू अडहियर टू नॉन वायलेंट मीन्स। ही बिलीव्ड दैट पीपल नीडेड मोर ट्रेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस बिफोर कंटिन्यूइंग विद सच मास मूवमेंट। तो उनको ऐसा लगा कि ये नॉन वायलेंस को कम करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी सिखाना पड़ेगा कि नॉन वायलेंट तरीके क्या होते हैं। लोग एकदम गुस्सा हो जाते हैं ना, उठ के मारपीट करने लगते हैं, कि मारपीट नहीं करनी, अपने आप को पेशेंस में रखना है, उनको सिखाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड कराना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, है ना। ये था एक। तो तीसरा था लैक ऑफ प्रिपरेशन, वही बात जो उन्होंने बताई कि प्रिपरेशन नहीं है, प्रिपरेशन की बहुत कमी है, ठीक है। गांधी जी फेल्ट दैट इंडियन मासेस वर नॉट एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेस ऑफ नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन में जो भी चैलेंज आने वाले थे उसके लिए गांधी जी को लगा कि जो इंडियन के मास है, जो हमारे इतने भारतीय लोग हैं, ये तैयार नहीं है, प्रिपेयर नहीं है। देयर वाज अ नीड फॉर बेटर एजुकेशन, लोगों को अच्छी एजुकेशन देना और ट्रेनिंग इज इन नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस बिफोर अटेम्प्टिंग सच लार्ज स्केल मूवमेंट। तो बहुत जरूरी होगा उन लोगों को ट्रेनिंग देना, उन लोगों को प्रशिक्षित करना, ठीक है, तैयार करना इस वायलेंट मूवमेंट के लिए, नॉन वायलेंट मूवमेंट के लिए। चौथा था इंटरनल डिफरेंसेस, आंतरिक अंतर थे, कुछ आंतरिक अंतर थे। देयर वर इंटरनल डिविजन्स विद इन द कांग्रेस पार्टी रिगार्डिंग द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ द मूवमेंट। सम लीडर्स वर इन फेवर ऑफ कंटिन्यूइंग द प्रोटेस्ट व्हाइल अदर्स इंक्लूडिंग गांधी जी वर कंसर्न्ड अबाउट द पोटेंशियल फॉर वायलेंस, ठीक है। अब वही इंटरनल डिफरेंस आ गए। अब अंदर हमारे अब देश में भी तो अलग अलग तरीके के लोग सोच रखने वाले लोग थे, तो कुछ इस वायलेंस के खिलाफ में थे जो गांधी जी के साथ थे, कुछ वायलेंस के लड़ाई झगड़े के साथ थे, वो वायलेंस ही करना चाहते थे, ठीक है। तो वहां इंटरनल डिफरेंसेस भी आ रहे थे, तो ये भी एक कारण था कि इस मूवमेंट को वापस ही ले लिया जाए, वो ज्यादा होगा। एक बार हम सबको बिठा के समझा दें क्या करना है, तब मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, वो ज्यादा बेटर होगा, rather than कि हम अभी चालू कर दें कुछ भी होता रहे। तो by withdrawing the non-cooperation movement, गांधी जी aim to refocus efforts on educating people। गांधी जी ने क्या फोकस किया कि हम फिर से लोगों को जागरूक करेंगे, एजुकेट करेंगे about non-violence, कि non-violence अहिंसा क्या होती है। Ensuring that future movements adhered more closely to principles of non-violent civil disobedience, ताकि आगे की भी फ्यूचर में, भविष्य में भी अगर हम कोई आंदोलन करते हैं तो वो non-violent रहे, मतलब अहिंसा रहे, हिंसा ना हो उसमें। तो ये आंसर हो गया 4 to 5 मार्क्स में। इसी के छोटे पॉइंट्स हैं, 2 से 3 मार्क्स में अगर आता है तो चौरी चौरा इंसिडेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं, वायलेंस इन चौरी चौरा मेड गांधी जी वरीड अबाउट द मूवमेंट टर्निंग वायलेंट। चौरी चौरा हादसा में क्या हुआ, चौरी चौरा में हिंसा ने गांधी जी को आंदोलन के हिंसक होने से चिंतित कर दिया, गांधी जी चिंतित हो गए। वही पॉइंट है रीअसेसिंग नॉन वायलेंस, अहिंसा का पूर्ण मूल्यांकन, जो अहिंसा हो रही है उसका पूर्ण मूल्यांकन करना पड़ेगा, रीअसेस करना पड़ेगा। गांधी जी क्वेश्चन है पीपल वर नॉट रेडी फॉर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट, लोग ज्यादा रेडी नहीं थे नॉन वायलेंस के लिए, ठीक है। लैक ऑफ प्रिपरेशन की कमी है, पीपल नीडेड बेटर ट्रेनिंग इन नॉन वायलेंस बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन लार्ज मूवमेंट्स, ठीक है, तैयारी का अभाव था। और इंटरनल डिफरेंसेस, आंतरिक मतभेद भी थे लोगों में, आंदोलन को कैसे अंजाम दिया जाए इस पर कांग्रेस पार्टी के भीतर असहमति थी। कांग्रेस पार्टी में बहुत से लोग थे जो इन गांधी जी से असहमत थे, ठीक है, उनको अलग तरीके से कुछ करना था। तो ये सब बाय विड्रॉइंग, तो जिस मूवमेंट को विड्रॉ करके वापस लेके गांधी जी एम टू प्रिवेंट फ्यूचर वायलेंस, फर्दर वायलेंस, ठीक है, वायलेंस से बचाया लोगों को गांधी जी ने। फोकस ऑन नॉन वायलेंट एजुकेशन, और किस पे फोकस किया, नॉन वायलेंट एजुकेशन पर फोकस किया, ठीक है। एंड एड्रेस इंटरनल डिविजन्स, और इंटरनल डिविजन्स को एड्रेस किया, ठीक है, उनकी तरफ ध्यान दिया। ये था क्वेश्चन का आंसर 2 से 3, 4 और 5 मार्क्स में। फिर आता है What is meant by the idea of सत्याग्रह। आपको पता होगा सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह करना, है ना।
सत्याग्रह के विचार से क्या तात्पर्य है? सत्याग्रह इज अ पावरफुल आइडिया, ये एक आइडिया था, बेसिकली एक विचार था, है ना। सत्याग्रह तो एक विचार था, क्रिएटेड बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी जी ने क्रिएट किया था। इट मींस यूजिंग द फोर्स ऑफ ट्रुथ, इसका मतलब क्या होता है कि आप किसका बल लगाएं? सत्य का बल लगाकर, एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा का बल लगाकर, टू फाइट अगेंस्ट अनफेयरनेस, किसी एक ऐसे अन्याय के खिलाफ लड़ना, किसके साथ? ट्रुथ के साथ और नॉन वायलेंस के साथ, बिना लड़े और सच्चाई के साथ अनफेयर यानी अन्याय के खिलाफ लड़ना, इसी को कहते हैं सत्याग्रह। इंस्टेड ऑफ यूजिंग वायलेंस, पीपल हु बिलीव इन सत्याग्रह यूज पीसफुल मेथड्स, ठीक है। अगर वायलेंस को हटाकर, हिंसा को हटाकर जो लोग सत्याग्रह करते थे, उन्होंने क्या किया? पीसफुल मेथड, बहुत शांतिप्रिय मेथड यूज करे, जैसे प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना सॉरी, डिसोबीडियंस करना, टू शो दैट दे स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, ठीक है। विरोध और अवज्ञा जैसे शांतिपूर्ण तरीकों का उपयोग करते हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि वो सही के लिए खड़े हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स बीइंग ट्रूथफुल, इसमें क्या होता है? लोग सच्चाई का साथ देते हैं, स्टैंडिंग अप फॉर मोरालिटी एंड अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ दोज हु मे बी ट्रीटिंग अदर्स अनफेयरली, और उनके खिलाफ खड़े होते हैं जो दूसरों को अनफेयरली, अन्याय, उन दूसरों पर अन्याय कर रहे हैं, उनके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये सत्याग्रह का मतलब होता है सिंपल। पीछे अगर फोटो देखोगे तो ये सत्याग्रह मूवमेंट का ही एक पार्ट है, जिसमें गांधी जी देख रहे हो खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, है ना। Then other discuss the salt march to make clear why it was an effective symbol of resistance against colonization. नमक मार्च पर चर्चा करें ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह उपनिवेशवाद, कॉलोनाइजेशन के खिलाफ प्रतिरोध का एक प्रभावी तरीका क्यों था। सॉल्ट मार्च क्यों इतना अच्छा था, माना जाता था? तो वही बात है, सॉल्ट मार्च बिकेम एन इफेक्टिव टूल फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन बिकॉज, क्यों? उसके पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, महात्मा गांधी जी फाउंड इज ना सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। गांधी जी ने क्या देखा कि सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल है जो नेशन को यूनाइट कर सकता है, एकता बना सकता है, क्योंकि सॉल्ट जो है, नमक जो है, वो हर जगह हर घर में यूज होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब, सॉल्ट तो यूज होता ही है खाने में। गांधी जी सेंट अ लेटर टू वायसरॉय इरविन, गांधी जी ने इरविन को, वायसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा स्टेटिंग 11 डिमांड्स, में 11 डिमांड्स मांगी गई, ठीक है। द मोस्ट स्टिरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू अबॉलिश द, और उसमें सबसे ज्यादा जो बात करी गई जिस डिमांड की, वो कौन सी थी? सॉल्ट लॉ को अबॉलिश करो, खत्म करो, नमक कानून को खत्म करो। सॉल्ट वाज एन एसेंशियल आइटम ऑफ फूड वाज कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर अलाइक, एक एसेंशियल आइटम है खाने का जो अमीर और गरीब दोनों लोग यूज करते हैं। इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट, इरविन मानना नहीं चाहता था, वो मान नहीं रहा था, ठीक है। सो गांधी जी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च, गांधी जी ने सॉल्ट मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह चालू कर दिया, शुरू कर दिया विद 78 वॉलंटियर्स, उनके साथ 78 वॉलंटियर्स उनके साथ थे, ठीक है, असिस्टेंट से। 6 अप्रैल को, ठीक है, ही रीच दांडी, 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए। वायलेटेड सॉल्ट लॉ, उन्होंने सॉल्ट लॉ को वायलेट किया, तोड़ दिया, नमक कानून तोड़ा, मेड सॉल्ट, और सॉल्ट बनाया खुद से। अगर आप यहाँ पिक्चर देखेंगे तो गांधी जी वहाँ बीच पे खड़े हुए हैं, बीच पे सॉल्ट आता है ना समुद्र से, वहां पर वो सॉल्ट उठा रहे हैं और उनके पीछे वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं, ठीक है। दिस मार्च डेवलप्ड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, इससे क्या हुआ? इस मार्च से राष्ट्रवाद की भावना और लोगों में जाग गई। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट, तो बाकी और भी कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग भागों में देश के लोगों ने सॉल्ट लॉ को, नमक कानून को तोड़ा। एंड मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, और सॉल्ट खुद से बनाया, नमक बनाया, डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज, ठीक है। और कहाँ खड़े हो गए? गवर्नमेंट की, सरकार की सॉल्ट फैक्ट्रीज, नमक की फैक्ट्रियां थी, उनके सामने ही खड़े हो गए, उनके सामने बनाने लग गए, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन करने लग गए, ठीक है। ये था। इसके पॉइंटेड फॉर्म्स क्या हैं? इसके पॉइंटेड फॉर्म्स ये हैं कि सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हुआ, सॉल्ट मार्च प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अनफेयर ब्रिटिश सॉल्ट लॉज एंड टैक्सेस, किसके खिलाफ किया? जो सॉल्ट लॉ बनाया हुआ था उसके खिलाफ किया। सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा, ठीक है। पीपल मेड देयर ओन सॉल्ट इन डिफायंस ऑफ ब्रिटिश रेगुलेशन, खुद का सॉल्ट बनाया लोगों ने। मास पार्टिसिपेशन, उसके बाद जब ये हुआ तो मास पार्टिसिपेशन होने लगा, बहुत सारे लोग मिल गए इसमें। मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड जॉइंड एंड शोइंग यूनिटी अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, उपनिवेशवाद के खिलाफ लोग खड़े हो गए अलग अलग पार्ट से, भारत के अलग अलग भागों से। नॉन वायलेंट अप्रोच, और इसमें क्या था? नॉन वायलेंट अप्रोच थी ये, लड़ाई दंगा कुछ नहीं हुआ इसमें, नॉन वायलेंस था, अहिंसा थी। डिस्पाइट फेसिंग वायलेंस मार्चर्स स्टेड पीसफुल, मार्चर्स जो थे मार्चिंग कर रहे थे वो पीसफुल रहे, शांति प्रिय रहे, गेनिंग सिंपैथी गेन करते रहे। मीडिया अटेंशन, अब इस सॉल्ट मार्च की वजह से इन लोगों को मीडिया की बहुत ज्यादा अटेंशन भी मिली, तो ये एक अलग तरीके का एकदम
मार्च चल रहा था, सॉल्ट बना रहे थे लोग अलग, तो मीडिया की टेंशन बहुत मिली। मार्च वाज कवर्ड वाइडली बाय द मीडिया, पूरे देश में मीडिया ने फैला दिया इस बात को, एक्सपोजिंग कॉलोनियल इनजस्टिस ग्लोबली, और देश से बाहर भी इस बात के बारे में चर्चा हुई मीडिया में। इकोनॉमिक मैसेज गया, मेकिंग देयर ओन सॉल्ट लॉ शोकेस सेल्फ रिलायंस एंड चैलेंज ब्रिटिश इकोनॉमिक कंट्रोल। इससे क्या हुआ, गांधी जी ने और जितने भी लोग ये बना रहे थे सॉल्ट, इन्होंने इकोनॉमिक मैसेज दे दिया जितने भी ब्रिटिशर्स थे कि आपकी इकोनॉमी जरूरी नहीं है कि हम आपके कंट्रोल में रहें, हम अपनी इकोनॉमी खुद चला सकते हैं सॉल्ट बनाकर, ठीक है। यूनिटी, इससे क्या हुई, यूनिटी बढ़ी, ठीक है, एकता में शक्ति बढ़ गई। द मार्च यूनाइटेड पीपल लोगों को बहुत ज्यादा यूनाइट कर दिया, एक कर दिया। इंस्पायरेशन, बहुत लोगों को इससे इंस्पायरेशन भी मिला, बहुत लोगों को इंस्पायर भी हुए। इट्स सक्सेस इंस्पायर्ड सिमिलर नॉन वायलेंट मूवमेंट्स ग्लोबली बिकमिंग अ मॉडल ऑफ आवर रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये एक मॉडल भी बन गया। तो ये पॉइंटेड फॉर्म में है और ये पैराग्राफ लेंथी फॉर्म में है। अब एक क्वेश्चन वुमेन के ऊपर ही है। इमेजिन यू आर ए वुमेन, एक कंडीशन दे दी है कि इमेजिन करो कि आप एक वुमेन है, आप एक औरत है, पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आपने पार्टिसिपेट किया है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपने भाग लेने वाली एक महिला है। एक्सप्लेन व्हाट द एक्सपीरियंस मीन टू योर, तो जो उसका एक्सपीरियंस होगा वो आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता होगा, ठीक है, वो उसके बारे में बताना। तो देखो आंसर जब पूछा है इमेजिन यू आर अ वुमेन, तो आप जब आंसर देंगे तो अपने आप के ऊपर लेकर देंगे कि मैं अगर वहां होता तो ऐसा करता, आई एम, ठीक है, ही शी इट दे में आंसर नहीं चलेगा, आंसर चलेगा मैं, ठीक है, आई एम, मी, ऑन मी ना। देखो आंसर अगर देखोगे तो उसमें भी ऐसे ही है। Participating in the civil disobedience movement as a woman was a transformative and empowering experience shaping various aspects of my life. अपने बारे में लिखना है ना कि जब मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया एज अ वुमेन, औरत के रूप में, वाज अ ट्रांसफॉर्मेटिव, ये एक बहुत ही बदलाव का एक तरीका था, मेरे जीवन में बहुत बदलाव आ गया। एम्पावरिंग एक्सपीरियंस था, एक पावर मिली मुझे, तो जिससे मैंने अपनी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स, अलग अलग भाग अलग अलग देखे, ठीक है, लाइफ के अलग अलग रूप देखे। फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माई हाउस होल्ड कोर्स, मैं अपने घर से जो डेली के घर के काम होते हैं उससे कुछ अलग कर रही थी पहली बार। आई वॉज आउटसाइड माई होम, मैं अपने घर से बाहर थी। इन द कंपनी ऑफ ग्रेट पीपल, बहुत बड़े बड़े लोगों की कंपनी में थी, ठीक है, उनके साथ थी। एंड फॉर अ ग्रेट रीजन, और किसी थी, एक बड़े कारण की वजह से थी, अपने देश का कारण, ठीक है, देश से बढ़कर क्या हो सकता है। आई वॉज देयर फॉर माई मदरलैंड, में अपने मातृभूमि के लिए वहां खड़ी थी। माई पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गेव अ मीनिंग टू माई लाइफ एंड अ डायरेक्शन टू माई थॉट्स, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मेरा पार्टिसिपेशन जो है, मेरा जो भाग लेना है, उससे मेरी लाइफ में एक मतलब मिल गया मुझे, मेरी लाइफ का कुछ मतलब है या नहीं है, एंड डायरेक्शन टू माय थॉट्स, और मेरे जो विचार है उनको एक दिशा मिल गई। आई हर्ड, मैंने वहां पर गांधी जी को सुना, स्पीकिंग आस्किंग अस टू पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, वो हम लोगों से पूछ रहे थे कि इस मूवमेंट में आपको हिस्सा लेना है नहीं। देखो यहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, ये जो पिक्चर है गांधी जी खड़े हैं, और देखो यहाँ पर अगर देखो तो ये सारी महिलाएं बैठी, महिला वर्ग बैठा है उनसे बात करने के लिए, ठीक है। I feel service to the nation in a sacred duty, मैं अपने नेशन को, अपने देश को सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। इंस्पायर्ड बाय हिम, उनसे इंस्पायर होके, गांधी जी से इंस्पायर होके। ऑल्सो ऑफर्ड सत्याग्रह, मैंने सत्याग्रह भी किया। पिकेटेड लिकर शॉप्स, क्या किया महिलाओं ने, ये किया था, लिकर शॉप्स को पिकेट किया, उनको बंद किया, शराब की दुकानों को, एंड शॉप्स, और सेलिंग फॉरेन क्लोथ, जो भी कपड़े बाहरी विदेशी कपड़े जिस दिन दुकानों में बिकते थे उनको पिकेट किया, उनको हटाया। एंड ऑल्सो कोर्टेड अरेस्ट, ठीक है, और अरेस्ट भी हुई। आई फेल्ट एम्पावर्ड बाय दीज एक्टिविटीज, और इन एक्टिविटीज से मैं अपने आप को बहुत एम्पावर समझती हूँ, बहुत ज्यादा पावरफुल समझती हूँ। एंड फेल्ट दैट वुमेन आल्सो कैन हेल्प द मैन इन द अल्टीमेट गोल ऑफ अचीविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, और ऐसा समझती हूँ कि जो औरतें हैं वो भी आदमियों की मदद कर सकती हैं इंडिपेंडेंस यानी आजादी, ब्रिटिश से आजादी, ब्रिटिशर से आजादी लेने के लिए। तो ये इसका एक आंसर था। अगर आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं अपनी तरफ से वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। ऊपर वाली फोटो में भी देख लो, यहाँ पर कुछ लेकर घड़े में कुछ लेकर जा रही हैं औरतें, उसी टाइम की फोटो है ये। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की परिभाषा देनी है, ठीक है, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसकी सीमाएं क्या, लिमिटेशंस क्या थे, कहां पर ये डगमगा गया, कहां पर ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, क्या गड़बड़ी हुई।
अब इसको हम इंडिया का एग्जांपल देखें। वैसे तो पूछा है सिविल डिसोबीडियंस, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है तो आप पहले उसकी डिफाइन करेंगे, फिर इंडिया का एग्जांपल देके उसको समझा देंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज व्हेन पीपल प्रोटेस्ट पीसफुली बाय इंटेंशनली ब्रेकिंग सर्टेन लॉज और रूल्स दे बिलीव आर अनफेयर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं पीसफुली, शांतिपूर्वक, लेकिन शांतिपूर्वक क्या करते हैं, इंटेंशनली ब्रेकिंग सर्टेन, कुछ लॉज को, कुछ कानूनों को तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि वो कानून अनफेयर है, अन्याय के रूप में है, खराब है, गलत है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग वायलेंस, तो हिंसा का यूज ना करके, हिंसा का प्रयोग ना करके, दे यूज नॉन वायलेंट मेथड्स, अहिंसा के तरीके यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, टू शो देयर डिसएग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट एक्शन, गवर्नमेंट के जो रूल्स लॉज हैं गलत हैं जो, उनके खिलाफ जाने के लिए वो नॉन वायलेंट अहिंसा के तरीके अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी दांडी मार्च सर्व्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर द स्टार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। इंडिया में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ उसका जो कैटलिस्ट था, कैटलिस्ट का मतलब वो, आपको साइंस पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, वही निकल कैटलिस्ट है ना। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन करवाता है, उसका कुछ नहीं करता। वैसे ही तो दांडी मार्च में कैसा एक कैटलिस्ट की तरह काम कर गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए। दांडी मार्च की वजह से क्या हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। इन मार्च 1930 मार्च में गांधी जी एंड 78 अदर आश्रम मेंबर्स, 78 दूसरे आश्रम के मेंबर्स सेट ऑफ ऑन फुट फॉर दांडी के लिए निकल गए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने के लिए। ठीक है, अब इसके लिमिटेशंस क्या थे, कहां पर प्रॉब्लम्स आ गई। ठीक है, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगर आप बात करें तो बहुत अच्छा होता है, पर कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाते हैं। क्या थे, द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज डिड नॉट मूव ऑल सोशल ग्रुप्स। अब ये जो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था, स्वराज की जो बात थी, पूर्ण स्वराज, वो सभी सोशल ग्रुप्स को मान्य नहीं था, सारे सोशल ग्रुप्स मान नहीं रहे थे उसको। वन सच ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल्स। उस टाइम पर जो गलत बात होती थी, अनटचेबल्स, छुआछूत की जो बीमारी लगी हुई थी लोगों को, जो इनको छुएंगे नहीं हम, है ना, छोटी जात वाले। तो अनटचेबल्स जो थे, हु फ्रॉम अराउंड द 1930s had begun to call themselves दलित, इनको दलित कहा जाता था। ठीक है, या ऑप्रेस्ड, तो उनको दबाया जाता था, दलित कहा जाता था। ठीक है, वो लोग इसके खिलाफ थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस लीडर्स हैड इग्नोर्ड द दलित्स। बहुत टाइम तक क्योंकि कांग्रेस लीडर्स ने दलित्स को इग्नोर किया था। ठीक है, बिकॉज दे फियर्ड दैट द सनातनीज, क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये डर था कि जो सनातनीज और जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज हैं वो ऑफेंड हो जाएंगे इससे। उस टाइम पे चलता था ना, हाई कास्ट हिंदूज जो होते थे, सनातनीज होते थे, ब्राह्मण कास्ट होती थी, वो इनको थोड़ा सा बैकवर्ड में रखती थी। तो अगर वो इनके साथ जाते हैं, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के जो लोग हैं, पार्टी नहीं कहेंगे, कांग्रेस के जो लोग हैं वो इनके साथ जाते हैं तो इधर ऑफेंड हो जाएंगे, इनके जाएंगे तो ये ऑफेंड हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम बीच में हो रही थी, सोशल प्रॉब्लम जा रही थी। द मूवमेंट प्राइमरीली इन्वॉल्व द अर्बन मिडिल क्लास, और इसमें ज्यादातर जो मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें ज्यादातर अर्बन मिडिल क्लास लोग थे, मतलब मध्यम वर्गीय अर्बन शहरी लोग। ठीक है, हाई कास्ट टाइप के लोग। व्हाइल द पीजेंट्री एंड द अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स रिमेन्ड लार्जली इन्वॉल्व। जो पीजेंट फार्मर्स टाइप के लोग थे, गरीब लोग, वो ज्यादातर इसमें नहीं सम्मिलित हुए थे। बिकॉज मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट पार्टिसिपेट, इसमें मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। द गैप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम वाइडेंड, इस वजह से हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में गैप बढ़ गया बहुत ज्यादा। ठीक है, मुस्लिम्स डिमांड फॉर स्पेशल सीट्स लेड टू डिस्प्यूट बिटवीन कांग्रेस और मुस्लिम। अब मुस्लिम क्या कह रहे थे कि उनको स्पेशल सीट चाहिए अलग से, तो इस वजह से कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में भी डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गई। Large number of Muslims have been turned away from the conflict because they were afraid of becoming a minority group in India. ज्यादातर मुस्लिम्स क्या हो गए, बैकवर्ड में चले गए, उन्होंने इसको छोड़ दिया कि उनको ये डर था कहीं वो माइनॉरिटी ना बन जाए, इंडिया में माइनॉरिटी ग्रुप में ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि हुआ भी। द मूवमेंट फेस चैलेंजेस, तो इस मूवमेंट ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, रिकॉन्साइलिंग, लेकिन इंपॉर्टेंट भी था मूवमेंट, क्योंकि अंग्रेजों को तो हराना ही, तो अंग्रेज नहीं हारेंगे, है ना। कोइंसाइडिंग द एस्पिरेशंस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, तो अब इसके लिए अभी ये तो लिमिटेशंस हैं, लेकिन इसके लिए गांधी जी ने बहुत सारे सॉल्यूशंस भी पाए। जैसे उन्होंने क्या, किनको बुलाया था, दो मुस्लिम लीडर्स को बुलाया था। ठीक है, उनसे उनका सपोर्ट लिया, फिर उन्होंने बहुत सारे हिंदूज को भी बुलाकर उनका सपोर्ट लिया, सबको एक बनाया, तब जाकर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आगे बढ़ पाया। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस थे इसके, ये हटा देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है।
नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद के। ठीक है, दैट्स इट।